Good morning, students. I am डॉक्टर जफर वारसी. आज आपके सामने एक नया चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट. बेसिकली ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अगर आप बीकॉम पार्ट 1 में हैं बिहार यूनिवर्सिटी में, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, या आप भारत के किसी भी कोने में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यह चैप्टर जो कंसाइनमेंट अकाउंट है आपके एग्जाम में एकदम पूछता है. तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है. अकाउंट तो हम लोग बहुत पढ़े, बहुत जाने भी, बहुत समझे भी अकाउंट क्या होते हैं. बेसिकली आज समझेंगे कंसाइनमेंट के बारे में. हम और आप कोई भी बिजनेस जो करते हैं, तो बिजनेस क्यों करते हैं हम लोग? प्रॉफिट अर्न करने के लिए. हम लोग को पता है कि हमारे गुड्स का जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमको सप्लाई करना पड़ेगा. जितना ज़्यादा आपका सप्लाई बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा. तो समझते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग कैसे अपने गुड्स को एक स्तर से दूसरे स्तर पे, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, मतलब अगर मैं बिहार में बैठा हुआ हूं तो मैं चाहता हूं कि भारत के हर स्टेट में हमारे गुड्स का डिमांड बढ़े. इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? एक देखिए, दो ऑप्शन है हमारे पास. एक तो होगा कि हर स्टेट में अपना खुद का जाके ब्रांच खोल लेंगे, जो पॉसिबल नहीं है. अगर आप नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि खुद का बिजनेस जो हमारा हर स्टेट में हो, तो बहुत सारे कैपिटल भी लगेंगे. इसीलिए हम लोगों को यह वाला जो पहला स्टेप है इसको ना फॉलो करके आज हम लोग आपको समझाएंगे दूसरा वाला जो स्टेप है कंसाइनमेंट अकाउंट, कैसे अपने गुड्स को पूरे भारत में, पूरे एशिया में या पूरे यूरोप में हम लोग अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं. समझिए, हमारे कंसाइनमेंट में एक ऑनर होता है. बेसिकली ऑनर का मतलब आप लोग समझते हैं. ऑनर का मतलब मालिक होता है, ऑनर. और ये जो ऑनर है यह चाहता है हमारा गुड्स जो है कि पूरे भारत में डिमांड हो. अब सपोज कीजिए ना कि मेरे गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कैपेसिटी है वो हो सकता है 1 लाख हो. 1 लाख गुड्स हम बना सकते हैं. लेकिन मैं अभी जिस एरिया में अपना बिजनेस कर रहा हूं उस एरिया में हमारे गुड्स का डिमांड 30,000 ही डिमांड है. तो क्या मैं 1 लाख बनाऊं? कभी नहीं. अगर 1 लाख हम बना देंगे तो मेरा गुड्स बिकेगा कितना, सेल कितना होगा? 30,000 ही. बाकी का रेस्ट 70,000 गोडाउन में पड़ा रहेगा. गोडाउन का एक्सपेंस अलग हो जाएगा, वो खर्चा हमारा और बढ़ेगा. हो सकता है पब्लिक का टेस्ट बदल जाए. तो पब्लिक क्या होता है ना, उसका जैसे टेस्ट बदलेगा वैसे ही वो गुड्स को परचेज करना भी छोड़ देगा, मतलब दूसरा गुड्स परचेज कर लेगा वो. तो हमारा जितना गुड्स होगा वो सब क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा. तो हम लोग कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू अभी के समय में जो पब्लिक का टेस्ट है उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करके हम लोग क्या करें, उसको सेल करें. तो कैपेसिटी तो 1 लाख है, लेकिन डिमांड अगर 30,000 ही हुआ तो बाकी का 70,000 बनाना भी बेवकूफी है, बेकार है वो. तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने डिमांड को बढ़ाने के लिए एजेंट को अपॉइंट करेंगे. अब आएगा कि सर एजेंट क्या करेगा? तो एजेंट का काम होगा गुड्स को बेचना, सामान को बेचना. क्यों बेचेगा? फ्री में तो कोई बेचेगा नहीं. तो समझाएंगे कि भैया आपको कमीशन देंगे हम, जो भी गुड्स मेरा सेल कीजिएगा उस पर आपको कमीशन दिया जाएगा. अब वो एजेंट भी क्या होगा, तैयार हो जाएगा बेचने के लिए. क्योंकि जैसे ही बात पैसे की आती है ना, हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमको अर्न हो. अब ये जो ऑनर है हमारा, ये जो ऑनर है, इसी कंसाइनमेंट चैप्टर में इसको हम लोग ऑनर को बोलते हैं कंसाइनर. ऑनर को क्या बोलेंगे? कंसाइनर बोलेंगे. जो मालिक होता है, जो गुड्स बनाने वाला होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर. और एक तरफ हम लोग आएंगे एजेंट को. एजेंट जो गुड्स हमारा बेचेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइनी. कंसाइन. मालिक ऑनर को बोलेंगे कंसाइनर, और जिसको माल भेजेंगे बेचने के लिए उसको क्या बोलेंगे, कंसाइनी. आप उसको एजेंट भी बोल सकते हैं, जनरली एजेंट ही बोलते हैं, क्योंकि अकाउंट्स का एक लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में हम लोग उसको कंसाइनी बोलते हैं. तो यह कंसाइनर क्या करेगा, यह ऑनर क्या करेगा कि इस एजेंट को सामान भेजेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स. ये ऑनर क्या करेगा, इस एजेंट को, ये कंसाइनर क्या करेगा, इस कंसाइनी को कुछ सामान भेजेगा बेचने के लिए कमीशन पे. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स. इसी गुड्स को हम लोग कह सकते हैं कंसाइनमेंट. इसी गुड्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कंसाइनमेंट. ऑनर क्या कर रहा है, ऑनर गुड्स सेंड कर रहा है, किसको, कंसाइनी को. आपसे पूछे कि हु इज कंसाइनर, कंसाइनर कौन है, तो आप बोल सकते हैं सर सेंडर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनर. सेंडर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनर. जो गुड्स को सेंड करने वाला होता है उसको हम लोग कंसाइनर बोलते हैं. एंड रिसीवर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड
कंसाइनी, और गुड्स को जो रिसीव करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कंसाइनी या एजेंट भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो गुड्स को क्या कर रहा है, वो एजेंट के पास भेज रहा है, जिसको हम लोग गुड्स को बोल सकते हैं कंसाइनमेंट। अब आता है कि ये जो सर ऑनर होता है ये काम क्यों करता है आखिर, तो ये काम करता है वांट्स फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए काम करेगा। कोई भी ऑनर होता है, कोई भी मालिक होगा, वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। और ये जो एजेंट है सर, ये किसके लिए काम करेगा, तो ये काम करता है वांट्स फॉर कमीशन, ये काम करता है प्रॉफिट के लिए और यह काम करेगा कमीशन के लिए। अब यह जो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, ये जो ऑनर है, अब यहाँ पे बात हो सकता है कि एजेंट बोले कि सर अगर गुड्स नहीं बिकेगा, नहीं सेल होगा, तब क्या होगा, तो कंसाइनर बोलता है, ये जो ऑनर है ना, ये बोलता है कि हम गुड्स को हम भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं आपके पास, वो मेरे रिस्क पे होगा, नहीं बिकेगा तो लॉस मेरा होगा, बिकेगा तो प्रॉफिट भी मेरा होगा। बस तुमको अपने कमीशन से मतलब रखना चाहिए। कौन एजेंट नहीं चाहेगा, जब रिस्क ऑनर का होगा तो यह तो चाहेगा ही चाहेगा कि ठीक है भैया आप हम मेरे पास भेजिए, बिका तो अच्छी बात है, नहीं बिका तो कोई बात नहीं है, कमीशन तो हमको मिलना ही है। अब चूंकि ये कमीशन पे यहाँ पे इसको डिस्प्यूट किया गया है, तो ये तो चाहेगा ही कि ज्यादा से ज्यादा हम सेल करें गुड्स को। अब यह जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो ये कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस भी करेगा ही, कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस इसको करना होगा। एक्सपेंस का मतलब है कि सबसे पहले मान लीजिए ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट, या इसको आप लोग गुड्स बोल सकते हैं। यह जो गुड्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, मटेरियल गुड्स बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, उसको सबसे पहले वो उसमें पैसा लगाएगा, मतलब वो इसको परचेज करेगा मटेरियल को, गुड्स को बनाने के लिए। अब मान लेते हैं कि गुड्स को बनाने के लिए जब ये मटेरियल लाएगा, गुड्स को जब बन जाएगा, तो आप लोग देखते हुइएगा जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिएगा ना, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन, इस सब पे, तो इस तरह गुड्स दिखाएगा आपको। अगर इसका पैकेट खरीदना है तो गुड्स ये मार्कर जैसे है, ये तो मार्कर रहेगा। जब आप उसको परचेस कर लीजिएगा तो देखिएगा आप गुड्स को ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। जब ट्रैक कीजिएगा ना तो दिखाएगा उसमें पैकिंग हो रहा है आपका गुड्स जो है, मतलब जैसे वो आपको दिख रहा है वैसे ही आपको नहीं मिलता है, क्योंकि रास्ते में जब ले जाने पे अगर इसी तरह भेज देंगे तो टूट फूट सकता है, वो हमारा बर्बाद हो सकता है, चोरी हो सकता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इस गुड्स को पैकिंग करते हैं, इस गुड्स को क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। ऑनर को बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मटेरियल, ये जो गुड्स इसका बना वो, फिर पैकिंग हो गया। अब मान लीजिए कि अगर आप पैकिंग करवाते हैं तो उसी गुड्स को फिर क्या कीजिएगा, लोडिंग करवाइएगा। लोडिंग समझते हैं, लोडिंग क्या होता है, मतलब गुड्स को आप कहीं ना कहीं अगर आप रेलवे फ्रेट से भेज रहे हैं, मान लीजिए अगर आप रेलवे फ्रेट से भेज रहे हैं, फ्रेट का मतलब भाड़ा होता है, तो अगर आप रेलवे से भेजिए, ट्रक से भेजिए, ऑटो से भेजिए, किसी भी चीज से भेजिए, आप जब भी आप भेजिएगा तो उस पर लोड करवाने का भी खर्चा आता है। तो ये भी खर्चा कौन करेगा, कंसाइनर खर्च करेगा। ये हम लोग देख रहे हैं कि रेलवे फ्रेट, फ्रेट का मतलब भाड़ा, ये भी एक्सपेंस कौन करेगा, कंसाइनर करेगा। एक आता है ट्रांजिट इंश्योरेंस। हमको पता है कि अगर गुड्स को अगर हम लोग भेजते हैं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन से, तो बहुत बार क्या होता है ना कि अपने सेफ्टी के लिए, ताकि हमारा गुड्स अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो रिस्क कम हो जाए कम से कम, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिट इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में जो है, तो रास्ता का इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। जिससे क्या होता है ना, अगर कभी बीच में हमारा गुड्स कभी डिस्ट्रॉय हो गया, बीच में चोरी हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से कम अगर 100% डिस्ट्रॉय हो गया तो 75%, 60% आपको जो है रिकवर पैसा मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है ना कि आपके रिस्क को कम कर देता है। साथ साथ अगर कुछ ड्यूटी भी होगा, ड्यूटी मतलब हो गया टैक्स। अगर आप गुड्स को सेल कीजिएगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजिएगा या बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आपको टैक्स भी देना पड़ता है, और भी इसका बहुत सारा अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है। याद रखिएगा एक बात, ये जितने भी एक्सपेंस हम आपको लिखे हैं, ये जो कंसाइनर जो खर्च कर रहा है गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में, या गुड्स को बनाने से लेकर और एजेंट तक पहुंचाने में, इस सब को हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग
एक्सपेंसेज। ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेज क्या होता है कि अगर कोई गुड्स है और उस पे अगर खर्च एक्सपेंस एक बार ही हो, एक बार ही करना पड़े, बार बार एक्सपेंस नहीं करना पड़े, किसी गुड्स पे खर्चा एक बार करना पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए कोई गुड्स आपका बना, तो पैकिंग उस गुड्स का कितना बार होगा, एक ही बार होगा। उस गुड्स का लोडिंग चार्ज कितना होगा, एक ही बार आप लोड कीजिएगा। उस गुड्स को रेलवे पे लोड कितना बार कीजिएगा, एक ही बार करेंगे। उस गुड्स का इंश्योरेंस कितना बार होगा, एक ही बार होगा। उस गुड्स का टैक्स कितना बार देंगे हम लोग, एक ही बार देंगे। मतलब एक ही बार अगर किसी गुड्स पे हमारा खर्च होता है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। तो ये तो हो गया कंसाइनर का खर्च हमारा। अब आया कि ये जो कंसाइनी है, अब ये कंसाइनी बोलेगा कि सर आप जो हमारे पास गुड्स को भेजिएगा तो हम फिर गोडाउन भी हमको लेना पड़ेगा। गोडाउन लेने के बाद, लेने से पहले हमको फिर क्या करना पड़ेगा कि सर आप जो गुड्स रेलवे से भेज रहे हैं तो वो गुड्स तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे ही रुक जाएगा। अब वहां से कूली के माध्यम से हम बाहर निकलवाएंगे, फिर ऑटो रिक्शा करेंगे या टेम्पू लेंगे, मतलब एक फ्रेट हमको वहां पर भी क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो कंसाइनर बोलता है कि आपका जो भी खर्चा है, देखिए दो तरह से यहाँ पे सेल होगा। पहले तो बात हो जाता है एजेंट से कि देखिए आप सारा एक्सपेंस हम भेज देते हैं यहाँ से, बाकी आप जितना भी एक्सपेंस करते हैं, गोडाउन हो चाहे बेचने में कोई भी सेलिंग एक्सपेंस हो, वो सब का कमीशन में ही जोड़ के हम आपको पैसा दे देते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि कमीशन ज्यादा देना पड़ेगा, और हर ऑनर चाहता है कि ज्यादा से कम कमीशन अपने एजेंट को दे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किसको, ऑनर को। तो अब दो तरीके से बात होगा यहाँ पे, या तो कंसाइनी बोलेगा कि सर हमारा कमीशन ही बढ़ा दीजिए। कमीशन अगर बढ़ा देते हैं आप तो जो भी हम बेच रहे हैं ना, बेचने में जो भी हमारा एक्सपेंस आ रहा है उस सबको बियर हम कर लेंगे। या तो बोलेगा कि अगर आप कमीशन हमको कम देते हैं तो जितना बेचने में मेरा खर्च हो रहा है, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, वो सारा का सारा खर्चा बियर आपको करना पड़ेगा। तो ज्यादातर केस में, मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखिएगा कि ऑनर बोलता है कि जो एक्सपेंसेज है ना वो आपका, वो सारा हम बियर करेंगे, बाकी जो आपका प्रॉफिट आपको कमीशन दिया जाएगा वो कमीशन बस आप रख लीजिए। तो यहाँ पे एजेंट का भी कुछ कमीशन होता है, एजेंट का भी एक्सपेंसेस, ये भी कुछ एक्सपेंस करेगा। जनरली ये कौन कौन एक्सपेंस करता है, अब सोचिए ना, ये लोडिंग चार्ज करके आप यहाँ पे भेजे तो ये हमारा गुड्स को क्या करेगा, अनलोडिंग करेगा। ये गुड्स को क्या करेगा, अनलोड करेगा। अनलोड का मतलब जब गुड्स आपका पहुंच जाएगा ना तो वहां से क्या करेगा, पूरे गुड्स को वो उतरवाएगा। उतरवाने के लिए आपको लेबर रखना पड़ेगा, वर्कर ही क्या करेगा, गुड्स को सारा अनलोड करेगा। इसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं गोडाउन लीजिएगा, तो गोडाउन लीजिएगा तो उसको रेंट भी तो देना पड़ेगा। अगर गोडाउन है तो उसका रेंट भी आपको करवाना पड़ेगा, आपको तो सैलरी भी देना पड़ेगा। एम्प्लॉय को रखिएगा, उसको सैलरी भी आपको पेड करना पड़ेगा। गुड्स भी के आप जो एजेंट है, आप ऑनर को कह सकते हैं कि अगर सर थोड़ा एडवर्टाइज करवा देते हैं तो इससे क्या होगा कि गुड्स का जो है सेलिंग भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बोल सकता है आपको ऑनर जो है कि ठीक है एडवर्टाइज करवा दीजिए, तो एडवर्टीजमेंट भी क्या होगा वो करवा सकता है। याद रखिएगा ये सारा एक्सपेंस कौन बियर करेगा, ये सब कंसाइनर करेगा। भले ही खर्च कर रहा है एजेंट, लेकिन उसका बियर करना पड़ेगा किसको, कंसाइनर को। इसके साथ साथ अब गुड्स मान लीजिए कि अगर हम ले आके गोडाउन में डाल दिए जिसका हम रेंट दे रहे हैं, तो यह भी तो पॉसिबल है कि गोडाउन में कुछ गुड्स खराब हो जाए, आग लग जाए, बहुत पॉसिबल है ना, चोरी हो जाए। तो बोलता है यह एजेंट कि देखिए हम आप ही के रिस्क को कम करने के लिए हम चाहते हैं कि इसका इंश्योरेंस करवा दे, हम चाहते हैं इसका इंश्योरेंस हो जाए। अब यह जो इंश्योरेंस होगा ये गोडाउन का इंश्योरेंस होगा। इसने इंश्योरेंस करवाया था ट्रांजिट का, रास्ते में माल अगर कुछ डैमेज उमेज ना हो इसके कारण करवाया था। और यह किसका करवा रहा है, गोडाउन का इंश्योरेंस, ताकि गुड्स जो है इसका सेफ रहे। अब सोचिए कि हम जो यहाँ पर अनलोड करवाए हैं गुड्स को, तो वो गुड्स जो हमारा अपने आप तो नहीं आ जाएगा, कहीं ना कहीं हमको फिर क्या करना पड़ेगा, भाड़ा करना पड़ेगा, फ्रेट देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज और छोड़ दिए हैं, फ्रेट। ये क्या करेगा, फ्रेट करके मतलब भाड़ा करके सारा सामान को अपने गोडाउन के अंदर में ले जाएगा। ये इंश्योरेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक मोस्ट ऑफ दी जो बीबीआई टॉपिक है, पॉइंट है, वो है कमीशन। ठीक है, इसी के लिए यह काम कर रहा है। तो देखिए ये जो अनलोडिंग चार्ज है, ये जो हमारा फ्रेट है, इसमें से कुछ ऐसा एक्सपेंस है जो उस गुड्स पे एक बार ही होगा,
एक बार ही होगा। अब कुछ ऐसा भी एक्सपेंस है जो उस गुड्स पे बार बार हो सकता है, जैसे एग्जांपल में अगर अनलोडिंग चार्जेस है, तो वो जो गुड्स ऑनर जो ये जो कंसाइनर था मेरे पास जो सामान भेजा था, तो कहीं ना कहीं हम अनलोड एक ही बार करवाएंगे ना, एक बार करवा लिए गुड्स को अपने ले गए, ले जाने में भाड़ा लगेगा हमको, तो भाड़ा भी हमको एक बार ही देना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस जो हमारा होगा जो गोडाउन का है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, एक बार ही होगा। मतलब अगर किसी गुड्स पे एक बार ही खर्च हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेज, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेज। लेकिन अगर उसी गुड्स को बेचने में अगर खर्च बार बार करना पड़े, बार बार करना पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग एक्सपेंस। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लीजिए गुड्स जब हमारे पास आएगा तो यह जरूरी तो नहीं है कि एक ही महीना में सारा गुड्स को हम सेल कर देंगे, बिक ही जाएगा। हो सकता है एक महीना ना लग के वो 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, 4 महीना भी हो सकता है, पूरा साल भी लग सकता है गुड्स को हमको बेचने में। तो उस पे तो हम लोग को गोडाउन का जो रेंट बार बार देना पड़ेगा, सैलरी अपने एम्प्लॉय को बार बार देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बार बार एक बार से ज्यादा हो सकता है, वैसे ही एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। रेकरिंग लिख देते हैं हम यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एजेंट है वो भी खर्च कर रहे हैं और जो ऑनर है वो भी खर्च कर रहे हैं। अब यह जो एजेंट है, ये एजेंट गुड्स को क्या करेगा, सेल्स करेगा। गुड्स को क्या कर लेगा, ये सेल्स कर देगा। जब ये सेल्स करेगा तो इसी का तो कमीशन मिलेगा इसको। अब सपोज कीजिए ना कि यह इसको गुड्स, ये सेंडर ऑफ द गुड्स जो कंसाइनर है, ये क्या किया, 1 लाख का सामान इसको भेजा एजेंट को। एजेंट क्या किया, इस सामान को जो है पूरे 2 लाख में सेल कर दिया। अब इसका ये जो टोटल एक्सपेंस था यहां से यहां तक, हो सकता है वो 10,000 हो, 10,000 हो। और इसका कमीशन, इससे पहले ही बात हो चुका है कि कमीशन आपको हम 5% या अगर राउंड फिगर में कर देते हैं तो 10% अगर हम आपको कमीशन देंगे। तो 1 लाख के सामान को इसने 2 लाख में एजेंट ने बेच दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमको दिख रहा है कि प्रॉफिट कितना हमको दिख रहा है यहाँ पर, तो प्रॉफिट सर दिख रहा है 1 लाख रुपया, 1 लाख प्रॉफिट हुआ। तो क्या 1 लाख जो प्रॉफिट हुआ, चूंकि गुड्स तो इसका था, कंसाइनर का था, तो गुड्स जब इसका था तो प्रॉफिट भी इसी को होगा, चूंकि रिस्क लेके इसने एजेंट को अपॉइंट किया था। तो क्या यह 1 लाख रुपया पूरा एक कंसाइनर को दे देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 लाख रुपया अगर पूरा दे देगा तो एजेंट जो बेचारा साल भर से मेहनत कर रहे हैं, फिर वो क्या करेगा? तो एजेंट सबसे पहले इससे बात करेगा कि आपने तो हमको पहले ही कहा था कि सारा एक्सपेंस कौन बियर करेंगे, हम करेंगे। तो हमारा एक्सपेंस हुआ 10,000 और यह जो गुड्स हम आप बेचे हैं, बेच के जो प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपया। तो आपने तो बोला था कि जो गुड्स आप सेल कीजिएगा, जो गुड्स आप सेल कीजिएगा उसका 10% हम आपको दे देंगे। तो ये 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000 होगा। 2 लाख का 10% 20,000 होगा। मतलब टोटल एजेंट कितना पैसा ले लेगा, 30,000। अब यहां पर दिख रहा है कि सर प्रॉफिट 1 लाख रुपया हुआ था प्रॉफिट, यह पूरा पैसा इसको ना भेज के यह क्या करेगा एजेंट कि अपना 30,000 रुपया इसमें से पहले डिडक्ट कर लेगा। तो बचा कितना, 70,000 रुपया। यह 70,000 रुपया क्या करेगा कि एजेंट बैंक के माध्यम से आरटीजीएस कर सकता है, नेफ्ट कर सकता है, चेकबुक से उसको पेमेंट कर सकता है, डीडी डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा, मतलब पैसा भेजने का बहुत सारा जरिया आप जानते हैं। उसके माध्यम से क्या करेगा, वो बैंक के माध्यम से 70,000 रुपया इस एजेंट ये ऑनर को सेंड कर देगा, भेज देगा। बात समझ में आ रहा होगा? तो यह जो 70,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट किसका हुआ, कंसाइनर का हुआ। कंसाइनी को बस अपने कमीशन से मतलब होता है। यह जो कंसाइनी है, एजेंट है, वो बस अपना कमीशन लेगा, कमीशन के अलावा इसको किसी चीज से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आगे कि सर कंसाइनर कंसाइनी में जो डील हुआ कि भैया आप मेरे सामान को सेल कीजिए, बेचिए और बदले में आप हमसे कमीशन ले लीजिए, उसी डील को हम लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि अब ओरल का जमाना नहीं रहा बाबू। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि एग्रीमेंट में, आप लोग भी जानते हैं कि एग्रीमेंट 2 टाइप्स का होता है, एक रिटेन होता है, दूसरा ओरल होता है। ओरल का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होता है एग्रीमेंट में। ओरल अगर आप हमको बोल देते हैं कि सर हम अपना लैंड आपको दे देते हैं, हम रजिस्ट्री कर देते हैं, पैसा आप हमको बाद में दे दीजिएगा। अब सोचिए ना, अब मान लीजिए कि हम आप हमको रजिस्ट्री कर दिए, सब चीज कर दिए, बाद में हम आपको बोल दिए कि पैसा तो आपको दे चुके हैं, कौन सा पैसा? तो आप क्या कर लीजिए, कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट में आप प्रूफ ही नहीं कर पाइएगा कि हम आपको कोई पैसा दिए ही नहीं।
तो बहुत सारा बात होता है, इसीलिए रिटन आपको एग्रीमेंट हमेशा अच्छा होता है। अगर आप कहीं पर भी कोई भी एग्रीमेंट करते हैं किसी के साथ भी, तो रिटन ही कीजिएगा, ओरल मत कीजिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑनर जो होता है, एजेंट से बात कर लिया कि आप मेरे गुड्स को सेल कीजिए, बदले में आपको कमीशन देंगे। यहाँ पर आगे जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, भी समझाएंगे जब हम आपको फॉर्मेट, तो देखिएगा वो ये जो कमीशन है ना, इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर में 2-3 टाइप्स का कमीशन दे देगा। जनरली 3 टाइप्स का कमीशन होता है, जनरली 3 टाइप्स का। पहला कमीशन जनरल कमीशन, इसको हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन। जो अभी हम आपको बताएं, ये 2 लाख का 10% क्या किया, डायरेक्ट ले लिया 20,000, यही इसी कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपको या तो जनरल कमीशन बोलेंगे या तो ऑर्डिनरी कमीशन बोलेंगे। ये दूसरा जो होता है ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। और तीसरा जो होता है हमारा, थर्ड जो है यहां पर सेकेंड नंबर पे डेल क्रेड लिखिएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं, डेल क्रेड कमीशन। और थर्ड पे लिखिएगा ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग कमीशन। समझते हैं ये तीनों कमीशन के बारे में। देखिए जनरल कमीशन तो अभी हम आपको समझा दिए कि 2 लाख का सेल किया, जितना का सेल करेगा जो परसेंट दिया रहेगा उतना ले वो अपना वो काट लेगा, उसी को हम बोलते हैं जनरल या ऑर्डिनरी कमीशन। डेलिकेट कमीशन क्या होता है कि अब यहाँ पर ये जो ऑनर था, इसको बोला एजेंट को कि तुम गुड्स को सेल करो, मेरे रिस्क पे बेचो। अब जहां पर इसका रिस्क तो अब रहा नहीं, सारा का सारा रिस्क किसका है, ऑनर का है। तो यह क्या कर सकता है ना, उधार भी बेच सकता है, क्रेडिट भी बेच सकता है। और हम लोग को पता है जब गुड्स को क्रेडिट पे बेचा जाता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होता है पैसा रिकवर करने में। बहुत बार क्या होता है कि सारा पैसा डूब जाता है, जिसको बेचे वो मर ही गया, कहीं यहाँ से घर खाली करके चला गया, या वो इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया, बोला मेरे पास कोई पैसा वैसा अब नहीं है। क्या कीजिएगा, उस पर केस कीजिएगा, केस करके जेल में डालने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है अब वो, और एक तो पैसा मेरा बैड डेट्स ऑलरेडी हो चुका है या हो रहा है, और उस पर ऊपर से भी हम और ज्यादा खर्च करें जो है, तो कभी बिजनेसमैन इस सब चक्कर में जल्दी नहीं पड़ता है। तो अब मान लीजिए कि ये जो एजेंट है, अब इसका तो रिस्क है नहीं, अब रिस्क नहीं है तो ये सोचेगा क्या कि उधार बेच दे, कैश बेच दे, जैसे भी बेचे हम अपना कमीशन अपना चार्ज कर लेंगे। तो ऑनर, क्योंकि ऑनर तो ऑनर होता है, मालिक तो मालिक होता है। ये जो कंसाइनर है यह सोचेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई प्रेशर है नहीं, तो यह क्या कर सकता है कि हमारे गुड्स को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट में बेच देगा, जो भी सेल होगा सेल का कमीशन वो रख लेगा। तो इसको कहता है कि देखो हम तुमको जनरल कमीशन तो देंगे ही देंगे, और साथ साथ कुछ परसेंट और कमीशन, मान लीजिए ना 2% एक और कमीशन देंगे, अगर जो तुम गुड्स को क्रेडिट सेल कर रहे हो उसको, उस पैसे को भी तुम रिकवर कर लो, उस पैसे को भी क्या करो, रिकवर करो। तो मान लीजिए कि ये जो एजेंट है ये क्या किया, किसी थर्ड पर्सन को कुछ गुड सेल किया, अब वो पैसा बार बार उसे बोल रहा है कि पैसा दो, टाइम पूरा हो चुका है, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो यह इसलिए इसे रिकवर करेगा कि इसको पता है कि 10% के साथ साथ 2% हमारा एक और कमीशन है, जिसको बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। ये डेल क्रेडिट कमीशन एजेंट को ही दिया जाता है, ताकि जो पैसा हमारा बैड डेट्स होने वाला हो वह पैसा भी तुम क्या करो, अपने क्लाइंट से अपना रिकवर कर लो। तो एजेंट क्या करेगा, यहाँ पे पूरी ताकत लगाएगा कि जो पैसा जो है डूबने वाला है वो पैसा को भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बदले में ये क्या किया है कि पहले से ही डेलिकेट कमीशन ले रखा है। डेलिकेट एजेंट जो भी होता है ना, अगर एक बार कंसाइनर कंसाइनी में डील हो गया और बोल दिया कि हम आपको डेलिकेट एजेंट बना रहे हैं, इसका मतलब है कि अब अगर कोई गुड्स किसी को आप सेल कर रहे हैं, अगर वो डूबा तो वो बैड डेट्स, वो लॉस आपको सहना पड़ेगा। यह बात समझ में आया। और तीसरा जो हमारा कमीशन है ओवर राइडिंग कमीशन, ये समझिएगा, ये बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट कमीशन है। कि ओवरराइडिंग क्या होता है ना, जनरली हमको पता है कि मार्केट में जो गुड्स का डिमांड एक बार शुरू हो जाता है ना, जल्दी उसका खत्म ही नहीं होता उसका डिमांड। मतलब वो कस्टमर पे साथ साथ जो मार्केट पे इतना ज्यादा वो हावी हो जाता है कि उसको तोड़ना, उस गुड्स को बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप सुधा का दूध देख लीजिए ना, सुधा का दूध मार्केट में इतना ज्यादा वो पॉपुलर हो चुका है, खासकर हमारे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, कि अगर कोई नया दूध आता है कंपनी लेकर, कंपनी को नया दूध अगर लेके आ रही है और कि उसका नाम कुछ भी ABCD अमृत कुछ भी रख दे रहा है, तो कस्टमर क्या बोलता है ना, ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उसके माइंड में सेट है, उसके माइंड में कि सुधा, चूंकि वो बहुत दिनों से उसको यूज कर रहा है, उस पर उसका बिलीव बन चुका है, तो उस बिलीव को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पर एजेंट क्या बोलता है, ये कंसाइनर क्या बोलता है अपने एजेंट को कि एक काम करो कि हम तुमको कुछ और भी कमीशन देंगे, लेकिन तुमको हर हाल में मेरे गुड्स को सेल करना होगा। अब क्या होगा कि जैसे ही कस्टमर आएगा उसके दुकान पे एजेंट के पास आएगा, तो एजेंट क्या करेगा, कस्टमर को खूब समझाएगा
कि देखो सुधा से अच्छा यह दूध है, क्योंकि हम लोग को पता है सारा दूध गाय भैंसी का ही होगा, दूसरा किसी का दूध नहीं होता है। तो वो खूब समझाएगा इसके बारे में कि एक बार आप यूज करके तो देखिए। अभी हमको पता है कि सुधा कंपनी का दूध हो या किसी भी कंपनी का दूध हो, सब दूध लगभग एक जैसा होता है। तो अब चूंकि नया कंपनी है, नया प्रोडक्ट है, तो उसको क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा देना पड़ेगा पहले वाली कंपनी से। तो वो क्या करे, कुछ क्वालिटी अच्छा देके वो एजेंट जो था कस्टमर को खूब अच्छे से समझाया और समझा के उसको सेल कर दिया। ये जो कस्टमर, ये जो एजेंट है, कस्टमर पे इतना मेहनत क्यों कर रहा है, इतना उसको समझाना क्यों पड़ रहा है उसको? इसको पता है कि अगर हम इस दूध को भी बेच देंगे तो जितना सुधा कंपनी हमको कमीशन देती है उससे ज्यादा कमीशन हमको यह देगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन। जनरली ओवरराइडिंग कमीशन कुछ और के लिए भी दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एजेंट है ना, कंसाइनर, कंसाइनी से बात करता है, ऑनर जो है एजेंट से बात करता है कि देखो अगर तुम हमारे गुड्स को आईपी, एक इनवॉइस प्राइस होता है, अगर मान लीजिए आईपी हमारा 150 रुपया है, तो बोलता है कि अगर इतना पे बेचोगे ना हमारे गुड्स को तो हम तुमको यह वाले कमीशन देंगे, और अगर इससे ज्यादा पे बेचोगे, मान लीजिए तुम अगर हमारे गुड्स को 200 के हिसाब से बेचते हो, तो जितना ज्यादा में बेचोगे ना हमारे गुड्स को, उसके लिए जो तुमको हम एक्स्ट्रा कमीशन देंगे उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। अब माइंड में आएगा कि सर ये इनवॉइस प्राइस क्या है? एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है इनवॉइस प्राइस। कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो चाहेगा कि हमारा गुड्स का क्या प्राइस है हम सामने वाले अपने एजेंट को भी बता दे? गुड्स को बनाने में क्या कॉस्ट आया है, क्या लागत आया है, कोई चाहेगा कि हम बता दें? कभी नहीं। अगर हम गुड्स का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो यह प्राइस केवल हम ही को पता होगा, दूसरा तीसरा किसी को प्राइस नहीं पता होगा। तो हमको जो प्राइस पता है, चूंकि मैन्युफैक्चरर, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और हम जिस प्राइस पे एजेंट को भेजते हैं गुड्स को सेल करने के लिए, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। एजेंट को कभी पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में गुड्स का कॉस्ट कितना है। तो जब हम अकाउंटिंग में जो उसको डील करेंगे, जब हम लिखेंगे, क्योंकि एजेंट को क्या मतलब, ये तो सेल करेगा, ये तो अपना कमीशन चार्ज कर लेगा, सारा का सारा अकाउंटिंग प्रोसेस किसको करना पड़ेगा? हम ही को करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ऐसा एजेंट हमारे भारत में जाने कितना होगा, हम कितना सारे एजेंट से अपना गुड्स को क्या कर रहे होंगे, सेल करवा रहे होंगे, बेचवा रहे होंगे और सबको कमीशन दे रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, सारे को एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। तो यह बात आपको समझ में आया होगा कि कंसाइनर किसको बोलते हैं, कंसाइनी मतलब एजेंट किसको बोला जाता है। ये कंसाइनर का एक्सपेंस हो गया, यह कंसाइनी का एक्सपेंस हो गया। जब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा जनरली, सर कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो डील होता है, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो डील होगा, उस डील को हम लोग एक जगह कहीं पे नोट करेंगे ताकि फ्यूचर में किसी तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो जिस जगह पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसी को बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट बोलेंगे। तो आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी हम आपको फॉर्मेटिंग बताएंगे पूरा कंसाइनमेंट का। चलिए नोट कर लिया आप लोग, इसको रब कर देते हैं। अब समझते हैं इसका कि अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस करने के लिए हम लोग इसमें 3 अकाउंट मेनली बनाएंगे। सबसे पहला जो अकाउंट क्रिएट करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट। यह कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, इसके लिए हम लोग पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसमें सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वो जो बताया था ना, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है बेचने के लिए, तो उसी को हम लिखेंगे यहाँ पर किस लैंग्वेज में, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दूसरा, अगर कंसाइनमेंट गुड्स को सेल जब भेजेगा, सेंड करेगा, तो आपको बताए थे कुछ एक्सपेंस भी उसका बहुत सारा था, एक्सपेंस भी करेगा। तो कंसाइनर जो एक्सपेंस करेगा उसको या तो कैश लिखेंगे नहीं तो बैंक लिखेंगे, या तो आप कैश लिखिएगा नहीं तो बैंक। ये एक्सपेंस है आपका कंसाइनर का। कंसाइनर का जो भी एक्सपेंस होगा उसको कैश या बैंक करके ही लिखते हैं हम लोग। और जो कंसाइनी एक्सपेंस करेगा, आप लोग देखे होइएगा, यहाँ पर अनलोडिंग चार्ज था, इंश्योरेंस था, फ्रेट था, आपको जितना भी कमीशन था। तो कंसाइनी जो भी एक्सपेंस करेगा, कंसाइनी का नाम देंगे, कंसाइनी का हम लोग नेम देते हैं। अब कंसाइनी मान लीजिए 2 तरह के एक्सपेंस करेगा, एक डायरेक्ट एक्सपेंस
जो आपको हम रेकरिंग और नॉन रेकरिंग करके बताए थे, और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट होगा। तीसरा, इसको कमीशन भी दिया जाएगा, जब ये सेल करेगा तो उसको कमीशन भी मिलेगा। ये तीनों एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, दोनों एक्सपेंस और ये कमीशन तीनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे। अब ये जो कमीशन दे रहे हैं, कंसाइनी कहीं ना कहीं सेल भी करेगा गुड्स को, तो जब सेल करेगा तो कंसाइनी का नाम ही देंगे, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू होगा ना वो सबको बाई साइड लिखते हैं, मतलब पैसा आएगा तो बाई में, जाएगा तो टू साइड में। ये हमारा सेल है, जो भी सेल करेगा इसको बाई में डाल देंगे। ये सेल हमारा दो टाइप से कर सकता है, ये कैश सेल भी करेगा और ये क्रेडिट सेल भी कर सकता है। ये कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों टाइप से ये सेल कर सकता है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बाहर डाल देंगे। अब जरूरी नहीं है कि एजेंट सारे गुड्स को एक साल में बेच ही देगा। अब जो गुड्स आपको बच जाता है ना, उसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक, बाई अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब होता है वैसा गुड जो अभी तक बिका नहीं है, जो एजेंट के पास, एजेंट के गोडाउन में अभी भी पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग अनसोल्ड स्टॉक। इसका कैलकुलेशन बताएंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब गुड्स को आप लोग यहाँ से वहां, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो रास्ते में ही कुछ गुड्स रह जाता है। रहने का कारण है, जैसे मान लीजिए ना, समुद्र से आप लोग गुड्स को भेज रहे हैं और तूफान आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा। जो पहुंचना था 3 तारीख को वो पहुंचेगा 8 तारीख को। वैसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, उसको बोलेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, जो माल अभी भी रास्ते में, मार्ग में ही है। एक और यहां पर आएगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, लॉस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल का मतलब वैसा लॉस जो सर होगा ही होगा, उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल ना कंसाइनर का होता है ना कंसाइनी का होता है। आप देखिएगा किसी दर्जी को कपड़ा बनाते हुए, जब वो कपड़ा बनाता है, कपड़ा सीता, शर्ट पैंट कोट कुछ भी, तो कुछ कतरन भी निकलता है कपड़े का जो है, तो वह जो कतरन होता है, अगर आप किसी दर्जी को बोलेगा अगर मेरा कपड़ा थोड़ा भी बर्बाद हुआ तो समझ लेना कोई दर्जी तो आपका कपड़ा ही नहीं सिएगा, तो वो नॉर्मल है, वो होगा ही होगा। अगर आप कभी गाड़ी पे देखिएगा, बाइक जब जाइएगा ना पेट्रोल लेने के लिए, जब आप बाइक में पेट्रोल डलवाइएगा 200 300 400 रुपए का, तो डालते समय में आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे कुछ कुछ वेपर टाइप का आपको दिखेगा, मतलब वहां धुंधला दिखेगा आपको, तो आप समझ जाइए कि वो पेट्रोल जितना 500 का 200 का दे रहे हैं, वो पूरा पेट्रोल आपके इधर नहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो वेपर बनके, और इसमें पेट्रोल का मालिक भी कुछ नहीं कर सकता है, वो उड़ेगा ही उड़ेगा। तो ऐसा लॉस जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल लॉस, वो होगा ही होगा। और एक ऐसा भी लॉस होता है जो जिसको हम लोग रोक सकते हैं, वैसे ही लॉस को हम लोग बोलते हैं कौन सा, एबनॉर्मल लॉस। जैसे अब ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर अगर गाड़ी पी के चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा ही, गुड्स बर्बाद होगा ही, तो उसको हम मना कर सकते हैं कि तुम गुड्स को नहीं पियोगे। अपना ट्रक में उसको कैमरा का हम लोग इस्तेमाल करवा सकते हैं, बहुत तरह का रोकने का जो है जरिया है। तो वैसे हम उसको लॉस को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस जो है। तो एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है ना, जनरली कि एक इंश्योरेंस भी है, चूंकि हम लोग गुड्स का देखे थे कि ऑनर खुद क्या किया था कि गुड्स का ट्रांजिट इंश्योरेंस करवा के ही भेजा था उसको, क्योंकि रास्ते में कुछ गुड्स अगर बर्बाद होता है तो वो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसके लिए इसको इंश्योरेंस क्लेम भी करेगा। तो ये एबनॉर्मल लॉस, ये क्लेम जो है, इसका भी पैसा आपको मिल जाएगा। एक्चुअल में जो एक्चुअल लॉस होगा ना, उसी को बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल लॉस। जैसे मान लीजिए ना, हमारा पूरा गुड्स 1 लाख रुपए का बर्बाद हुआ, जिसमें से 70,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से हमको मिल गया, तो 1 लाख में से 70,000 जब रिसीव हो गया, तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, 30,000। वही 30,000 हमारा एबनॉर्मल लॉस भी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह सब बाइक आइटम हो गया, मतलब जो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और यह सब टू साइड में। इस कंसाइनमेंट अकाउंट में जो प्रॉफिट होगा, मतलब क्रेडिट ज्यादा होगा और डेबिट कम होगा। जब क्रेडिट ज्यादा हो डेबिट कम हो तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट। और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट किसको होता है, कंसाइनर को होता है, कंसाइनी को नहीं, इसीलिए इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। हम लोग पार्टनरशिप पढ़े थे, पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कभी भी कंसाइनमेंट अकाउंट जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, पूरा प्रॉफिट कंसाइनर का होता है, मतलब ऑनर का होता है। और यहाँ पे टोटल दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग इक्वल करेंगे। ये जो लाइन हम डबल खींचते हैं ना, ये डबल का मतलब होता है अकाउंट कंप्लीट, यह हमारा जो बना अकाउंट जो है ये कंप्लीट हुआ। अगर सिंगल लाइन करके छोड़ दीजिएगा इसका मतलब अकाउंट इनकम्प्लीट है। अब यह पहला अकाउंट है, दूसरा अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे वो होगा कंसाइनी का, कंसाइनी अकाउंट। अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए हम लोग रुकते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा जो अकाउंट मेंटेन करेंगे वो होगा कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट में भी इसी तरह पार्टिकुलर और अमाउंट याद रखिएगा। जब कंसाइनर और कंसाइनी में जब डील होता है ना, तो बिना पैसा का, अब कंसाइनर है, एजेंट है, अब एजेंट ये भी तो हो सकता है कि वो मन लगा के काम नहीं करे, वो गुड्स को लेके भागी जाए, बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो कंसाइनर बोलता है कंसाइनी को, अपने एजेंट को, कि ऐसा करो, कुछ पैसा तुम हमको एज एडवांस के रूप में दे दो, कुछ पैसा एडवांस के रूप में दे दो। एडवांस या तो वो कैश दे सकता है या तो कोई बिल उसको दे सकता है। बिल्स के बारे में हम आपको इससे पहले वाले कई वीडियो में बता चुके हैं। तो वो बिल के रूप में भी पैसा क्या कर सकता है, उसको दे सकता है। बिल पे क्या होता है, प्रॉमिस क्या आता है कि हम 2 महीना 1 महीने के बाद आपको क्या करेंगे, उतना पैसा दे देंगे। तो यह जो कंसाइनर जो है, जो कंसाइनी जो कंसाइनर को प्रॉमिस करता है कि कुछ पैसा हम आपको देंगे, या एडवांस में जो पैसा इसको दे चुका हुआ होता है, इसको हम लोग पहले बाई साइड में लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में। या तो उसको बिल रिसीवर लिख सकते हैं, कैश कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हो गया। सबसे पहले आप इसी को यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब ये इस अकाउंट में यह चेक कीजिएगा कि कहीं पर क्या कंसाइनी का नाम है जिसका अकाउंट खोलने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कंसाइनी का नेम है, तो ये 2 में है तो बाई साइड में इसको डालेंगे। और किस अकाउंट से आ रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो जिस अकाउंट से आता है उसका नाम देते हैं, कंसाइनमेंट से आ रहा है। हो गया। यहाँ पे इसका जो भी एक्सपेंस होगा ये वाला, इसको उठा के यहाँ पे सीधा डाल देना है। इधर भी कंसाइनी का नेम है, यहाँ बाई में है तो 2 साइड में आएगा। और किस अकाउंट से आ रहा है, तो ये भी कंसाइनमेंट का अकाउंट से ही आ रहा है। इसको यहाँ पे हम लोग इसका अमाउंट डाल देंगे। और यहाँ पे कहीं पर भी कंसाइनी का नेम नहीं दिख रहा है। तो जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये कंसाइनी 2 लाख रुपए का गुड्स बेचा होगा, 2 लाख रुपया का, तो इस 2 लाख में हो सकता है कि ये बिल्स रिसीवेबल के नाम पे 50,000 रुपए पहले ही ले चुका हो। और हम लोग देखे थे कि ये अपना एक्सपेंस और कमीशन कितना काट लिया था। तो एक्सपेंस और कमीशन ये अपना 30,000 रुपया काट लिया था। तो सोचिए ना, 2 लाख रुपया का अगर ये सेल किया था टोटल, तो 2 लाख में से 50,000 ये पहले भेज चुका है अपने एजेंट, अपने ऑनर को, कंसाइनर को। और 30,000 रुपया, 30,000 ये अपना एक्सपेंस कमीशन भी काटेगा। मतलब टोटल 80,000 जब काट लेगा, तो 2 लाख में से 80,000 जब काट लेगा ये, तो बचेगा कितना, 1,20,000 रुपया। 1,20,000 क्या करेगा कि ये अपना 1,20,000 रुपया ये भेज देगा बैंक के माध्यम से, किसको, कंसाइनर को। और अकाउंट यहीं पर क्या करेगा, ये अपना क्लोज करेगा। टोटल हो गया। ये भी अकाउंट समझ में आया। तो पहला अकाउंट हो गया कंसाइनमेंट का, दूसरा हो गया कंसाइनी का। ये बैलेंसिंग फिगर है, यही पैसा जो है कंसाइनर को जाएगा। अब तीसरा जो हम लोग बनाएंगे, थर्ड अकाउंट जो बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें भी पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट। ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या है, देखिए यहाँ कंसाइनमेंट में हम लोग यहाँ पे लिखे थे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मतलब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजा था, सेंड किया था। तो ये चूंकि 2 में है, तो जब अकाउंट में ट्रांसफर होता है ना, तो बाई में चला जाता है, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे डाल देंगे, कंसाइनमेंट से आ रहा है। अब यह जो गुड्स भेजा था ना, इसको आप लोग इंटर में एक चैप्टर पढ़े हुईएगा, फाइनल अकाउंट। फाइनल में आप लोग बनाए थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट। तो वो जो ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर में लिखते थे ना, 2 साइड में 2 गुड्स अकाउंट, मतलब या 2 परचेज के नाम से, वो वहीं पर ट्रांसफर करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर जो हम लोग मिलाएंगे इसको ट्रेडिंग करके, यहाँ पर जो ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको ट्रांसफर किया जाता है। बस इस अकाउंट में इतना ही, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं। टोटल हो गया। और एक लास्ट जो बनेगा हमारा, वो अनसोल्ड स्टॉक का बनता है। अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट, जो अभी तक सेल नहीं हुआ, जो अभी तक बचा हुआ है हमारे पास। इस अनसोल्ड भी बनाने में बहुत इजी। अनसोल्ड यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, अनसोल्ड स्टॉक। यहाँ देखिए, यह जो अनसोल्ड है ना, ये अब बाई में है तो कहाँ जाएगा, 2 साइड में जाएगा। और किस अकाउंट से आ रहा है, तो कंसाइनमेंट का अकाउंट से। तो यहाँ पर इसका अमाउंट डाल देंगे और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सीडी करके मिला देना है, बाई बैलेंस सीडी। कैरी डाउन कर देंगे इसको, हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, खत्म हो गया ये। तो मेनली हम लोग इसमें बस यही 4 अकाउंट बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनसोल्ड बनाया जाता है। तो कौन कौन, सबसे पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनी अकाउंट, तीसरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो अनसोल्ड स्टॉक का भी हम लोग अकाउंट क्रिएट कर देंगे। नहीं भी बोलेगा बना देंगे, कोई बात नहीं, छोटा सा अकाउंट है ये। इसके अलावा हम लोग का बनता है जर्नल एंट्री।
देखिए जो जर्नल एंट्री है ना, पहले एलिमेंट हम लोग पढ़े होंगे जर्नल एंट्री, तो हम लोग पढ़े थे कि सर जर्नल से लेजर बनाते हैं। यहाँ पर हम आपको सिखा देते हैं कि कोई किसी भी लेजर से आप जर्नल कैसे बनाइए। किसी भी लेजर से एंट्री आपको रट्टा मारना ही नहीं है। अगर आप लेजर बनाना सीख गए हैं तो आपको जर्नल एंट्री जो उसका होगा बहुत इजी वे बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं इसका हम, और वो भी ट्रिक के साथ। वो ट्रिक क्या है, इधर वाला का जब भी लिखिएगा ना, इस सबको डेबिट कीजिएगा, ऊपर वाले को क्रेडिट कीजिएगा। इस सबको डेबिट, ऊपर वाले को क्रेडिट। ऊपर वाले को जब डेबिट कीजिएगा तो इस सबको क्रेडिट कीजिएगा। जैसे हम क्या बोले, जब ऊपर वाले को डेबिट करेंगे तो इस सबको क्रेडिट करेंगे। तो पहला एंट्री जो हम बनाएंगे, फर्स्ट एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, पहला हम लिख दिए यहाँ पर कि सर कंसाइनमेंट को डेबिट किए तो इसको क्रेडिट कर दिए। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फिर दूसरा एंट्री हो सकता है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्ली बैंक अकाउंट। दूसरा भी कंप्लीट हो गया। सर तीसरा एंट्री यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। थर्ड एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का यहाँ पे जो भी नाम होगा नाम दे दीजिएगा, कंसाइनी अकाउंट। याद रखिएगा, कमीशन का सेल के बाद बनाइएगा। कमीशन का अब इधर से जब बनाएंगे ना तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मतलब इधर वाले को डेबिट करेंगे तो ऊपर वाले को क्रेडिट करेंगे। उसी तरह जब इसमें से बनाएंगे तो चूंकि ये ट्रांसफर होके आया है, जो भी ट्रांसफर होके आता है ना ऊपर से नीचे, उसका अकाउंट, उसका एंट्री नहीं बनाते हैं। जैसे बिल्स रिसीवेबल है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। यह बैंक है, ये ट्रांसफर होके नहीं आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। इसमें से जब बनाएंगे, चूंकि ये ट्रांसफर होके आया है तो कैसे बनाएंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बात समझ में आ रहा है। तो इन लेजर से आप जर्नल बहुत इजी वे में बना सकते हैं। जर्नल के लिए आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जो अभी आप बात बता रहे हैं, एक बार इसको आप प्रैक्टिस करके दिखिएगा, आपको उसका मीनिंग से लेकर आपका पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आएगा। और नेक्स्ट प्रोसेस में हम आपको इसका एक क्वेश्चन पूरा करके बताएंगे कि कितना इजी होता है। आप अभी तक जो आपको डर लग रहा था कंसाइनमेंट अकाउंट से, कंसाइनमेंट चैप्टर से, बच्चे लोग कहते हैं सर कंसाइनमेंट नहीं कसाइनमेंट है, तो ये कसाइनमेंट जो है ना चैप्टर आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। और आई होप अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा फाउंडेशन लेवल में यह चैप्टर पूछता है, फाउंडेशन में ये चैप्टर पूछता है, या सीएमए उसमें भी पूछता है। यहाँ तक कि आप बीकॉम अगर कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, जब भी अकाउंट पढ़ेगा ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो यह चैप्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यह चैप्टर बहुत इजी होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। ओके, जय हिंद।